नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। और संजीवनी टीवी पर हम बात करने जा रहे हैं 13 से 17 अप्रैल के बीच किस तरह से रहने वाला है हमारा शेयर मार्केट और पिछला हफ्ता कैसा रहा। क्योंकि आपने देखा है कि जो युद्ध चल रहा था इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में, तो इसमें पूरे 1.5 महीने में हमारे ही शेयर मार्केट को नहीं, पूरे विश्व की शेयर मार्केट ने इन्हीं ग्लोबल क्यूज ने प्रभावित किया है। हमारे यहाँ कैसी भी खबरें आई हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन ज्यादातर हमारी मार्केट को या पूरे विश्व की मार्केट को हिलाने वाले ये ग्लोबल क्यूज ही रहे, युद्ध के रहे। अब युद्ध एक डिफरेंट दिशा में चला गया, सीज फायर हो गया है 2 सप्ताह के लिए और पीस टॉक्स भी चल रही हैं। अब तो आगे कैसा रहने वाला है शेयर मार्केट, ये हम सुभाष जी से समझेंगे। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है और ओवरऑल मार्केट को हम किस तरह से देखें। आप दोस्तों हमेशा देखते हैं कि सुभाष जी कहते हैं कि जब भी कभी भी इस तरह की गिरावट आए तो ये अपॉर्चुनिटी बाइंग होती है। तो अपॉर्चुनिटी बाइंग आपने देखा कि मार्केट कहां तक गिरा और जिन लोगों ने निचले लेवल पर खरीदा वो आज भी उन्होंने मुनाफा कमाया और आने वाले समय में जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो शायद और भी ज्यादा मुनाफा में ये बदल सकता है। तो इस तरह से मार्केट को देखना और समझना बहुत ही जरूरी है। कभी भी पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए, मार्केट को समझना जरूरी है, इंसिडेंट्स को समझना जरूरी है। तो इन सब विषय पे आज हम बात करेंगे और साथ के साथ आरबीआई की जो एमपीसी पॉलिसी आई थी उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, आगे फर्दर क्या चीजें होने वाली। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछला वीक काफी बढ़िया रहा है। और इसके अंदर निफ्टी 50 जो है वो तकरीबन 6% वीकली में बढ़ा है। हाँ इसी जी। प्रकार निफ्टी बैंक 8% के करीब बढ़ा है। और 2000 फरवरी 2021 के बाद ये सबसे बड़ा वीकली सर्ज है। मतलब जो है इतना बढ़ना, ये 5 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। जी। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। जैसा कि हमें पता है कि वार जो है पोज हो गया है, क्योंकि एक प्रपोज्ड अभी एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन एक सहमति बनी थी कि भाई हम 2 वीक के लिए वार को रोक दें। और इस्लामाबाद में आज से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो है इनकी आपस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, डिटेल टर्म एंड कंडीशन है, उस पर बात की जाए और एक डिटेल एग्रीमेंट बनाया जाए। तो उसमें भी क्या हुआ था, जब एग्रीमेंट जो पोज के लिए हुआ था, बातचीत हुई थी, तो इजराइल ने कहा कि भाई ये लेबनान पर ये एप्लीकेबल नहीं है और उसने अपना अटैक को जारी रखा। तो स्ट्रेट हॉर्म्यूज जो की बात हुई थी कि वो खोल दिया जाएगा, तो अगेन वो उन्होंने इसको बंद कर दिया। और कुछ शिप्स 8 से 15 शिप जो है वो अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी टर्म एंड कंडीशन है ईरान की कि इजराइल पूरी तरह से इसको रोके। और प्रेशर अमेरिका पर भी डाला जा रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल एग्री नहीं हो रहे कि हिजबुल्लाह पर इस लेबनान पर कोई बातचीत हुई है। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट, इजराइल का आर्ग्यूमेंट ये है कि हिजबुल्लाह तो अभी भी आर्मा में जो इनके पास डिसआर्म नहीं हुआ है और इसके पास काफी असला है। और जब तक ये असला है तब तक हम सुरक्षित नहीं है नहीं। क्योंकि इन्होंने तो लेबनान गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने अब डिसाइड ये हुआ है कि अमेरिका में इनकी एक मीटिंग की जाए नेक्स्ट वीक के अंदर। और तो वहाँ पे उनका जो एम्बेसडर है लेबनान का और उधर इजराइल का एम्बेसडर है, वहाँ पे वो मीटिंग करेंगे और लेबनान के और इसके ऑफिशियल्स एक मीटिंग करेंगे, जिसके अंदर कैसे इस वार को खत्म किया जाए इस पर चर्चा होगी। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि वे दोनों वार्तालाप के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर बनाया। इधर ईरान ने कहा भी स्ट्रेट हॉर्म्यूज तभी खुलेंगे जब यह है कि इजराइल अपने अटैक को रोके हुत्ती के ऊपर और लेबनान के ऊपर और हिजबुल्लाह पे। और दूसरा, एक इनका जो अमाउंट फ्रीज हो गया था वार की वजह से, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे तकरीबन 6 बिलियन यूएस डॉलर के, वो अमेरिका जी। ने फ्रीज किए थे। तो उन्होंने कहा कि वो इसको डी फ्रीज किया जाए। ओके। तो शांति वार्ता चल रही है दोनों तरफ से।
पाकिस्तान के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, इनकी इजराइल की और लेबनान ऑफिशियल्स की। और तो लगता ये ही है कि यदि कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो और पॉजिटिव होता है, तो अभी मार्केट जो है पॉजिटिव हो गया था और अभी भी पॉजिटिव भी है, लेकिन थोड़ा सा डर आ गया कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कॉशियस स्ट्रेट है। ऑफ हॉर्मुज अभी खुला हुआ नहीं है पूरी तरह से। जी जी तो जी जी। ये अभी देखने को बनेगा। और हम्म। जैसा कि ये भी मालूम है आपको, पूरी डेवलपमेंट में यदि आप देखें तो जब वो 10 अप्रैल को ये जो इनकी पोज हुआ था, उस जी दिन उससे पहले जो डेडलाइन की डेट थी, उस रात से पहले, एक रात पहले ईरान ने अपने नागरिक को कहा कि यदि हमारे ऊपर अटैक होता है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, तो आप एक ह्यूमन चेन बना लीजिए। तो वो जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो इमोशनली करोड़ों लोग रोड के ऊपर आ गए। और वो उन चारों तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पावर के ब्रिजेज हैं और अदर इलेक्ट्रिसिटी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे चारों तरफ से घेर लिया। तो हम्म अमेरिका को उस टाइम पे ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि मैं अटैक करूंगा तो इतने सारे आम पब्लिक यदि खड़ी हो जाएगी तो बम्बारमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो हम्म भी वजह से शांति वार्ता के लिए वो एग्री हुआ हम्म। और पोज हुआ जी। वार 2 वीक के तो लिए। यानी कि ईरान जो है, ईरान ने प्रेशर बनाने में कामयाबी पाई यूएस के ऊपर, ताकि वो बड़ा हमला ना कर पाए। एग्रीड। तो जी बड़ा हमला ना कर पाए, उसके लिए जो ह्यूमन चेन का साथ मिला, इससे उनके जी। हौसले बढ़ गए। और हम्म और लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर रोड के ऊपर आ गए कि भी यदि तुम्हें अटैक करना है तो हम भी, हमारे से ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो हम्म। की जो कि इस तरह की जब पोजीशन होती है, तो भी कोई भी कंट्री, या मतलब विद इन अमेरिका के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां भी बहुत हाँ रेवोल्यूशन हो रहा बिल्कुल, है, बहुत ट्रम्प के विरोध में दोनों खड़े ट्रम्प हो के गए लोग। विरोध में बहुत जनता, डेमोक्रेटिक के और इसके रिपब्लिक के सीनेट है, वो सब साइन करके दे रहे हैं। एक मूव चल रहा है कि किस प्रकार ये जो अनहैप्पी है ट्रम्प के इस डिसीजन से। तो ये और एक इलेक्शन ईयर भी है, तो मतलब हम्म वहां पे यूएस के अंदर तो प्रेशर चारों तरफ से पड़ रहा है, अमेरिकन पब्लिक, ईरान पब्लिक। तो मतलब इसलिए मुझे लगता है कि कुछ दोनों तरफ से प्रेशर है और दोनों तरफ से युद्ध प्रेशर। रुकना तो चाहिए। सुभाष जी, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए सब तरफ से प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर ही पड़ रहा है रादर हम ये कहें, तो ऐसे सिनारियों में हमारी मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर कितना प्रेशर हम नेक्स्ट वीक में देख पाएंगे क्या? और एक देखो, और साथ के साथ थोड़ा सा ये भी बताइए इसमें कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक कई सारे आईसीआईसी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इनका सबका इम्पैक्ट अगर मिला जुला रहेगा तो किस तरह का असर हम देखेंगे? क्योंकि मार्केट जैसे 24,000 के ऊपर जाके देखिए, खड़ा हो गया है। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में अगेन एक छुट्टी पड़ रही है, 14 अप्रैल जी की, जी अंबेडकर जयंती की। जी तो एक दिन मार्केट क्लोज है, तो हमारा मार्केट जी 4 दिन ही ओपन है। जी। दूसरी बात यह है कि अब क्वार्टरली रिजल्ट जो मार्च के रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, है ना। हम्म तो जैसे आपने कहा आईसीआईसी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, एचडीएफसी लाइफ का है, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। तो वो हम्म उस उनके पर वो कैसे आएंगे इस पर भी फर्क पड़ेगा। एक है ना, जी। इन्फ्लेशन की फिगर है हम्म 31 मार्च की, वो 13 अप्रैल को डिक्लेयर होगी, तो हम्म उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, है हम्म ना। हमारा इन्फ्लेशन देखिए फरवरी तक तो सही था, मार्च के अंदर क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं जबरदस्त। जब 28 फरवरी को युद्ध स्टार्ट हुआ है तो वो $120 तक चला गया था। हालांकि फरवरी तक 2 महीने का तो कोई इन्फ्लेशन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हम्म। इसका इम्पैक्ट मार्च में पड़ेगा। तो और आगे आने वाली पीरियड में अभी भी कंटिन्यू रहेगा, चाहे वार रुक भी जाए। तो ओके। हमारा इन्फ्लेशन उसके और कंट्री के हिसाब को देखते हुए भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है,
फॉरेन ओके। एक्सचेंज की पोजीशन भी, हमारी रिजर्व की पोजीशन भी 688 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, वो भी अच्छी है। स्टेबल एक्सटर्नल अकाउंट भी हमारा सही है नहीं। यूएस ट्रेड 240 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर दिया, वो भी जी। नेगेटिव नहीं है, वो भी पॉजिटिव है, पिछले साल से बेटर है। और 500 करोड़ यूएस बिलियन डॉलर का टारगेट है 2030 तक। जी। एक हमारा इन्वेस्टर बेस बहुत बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ग्रोइंग इन्वेस्टर बेस। रिफॉर्म पॉलिसी भी साइमल्टेनियसली चल रही है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्शन ले रही है। जैसे हमें किसी भी प्रकार की पेट्रोल डीजल की कोई लाइन नहीं है, पेट्रोल पंप पे आसानी से मिल रहा है। गैस के ऊपर भी डोमेस्टिक पाइपलाइन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके अंदर भी जो सिलेंडर बेस्ड गैस है उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नहीं तो और सब कंट्री में आप देखेंगे तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, 5-5 किलोमीटर तक की लाइनें लगी हुई हैं। तो और पॉलिसी डिसीजन एसएमई के लिए जो डिसीजन आएगा, अभी 2.5 लाख करोड़ का एक गवर्नमेंट एसएमई के लिए एक स्कीम ला रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट गारंटी देगी और उनको पैसा आराम से मिल जाएगा, तो वो निकालेंगे। पीएलआई स्कीम भी बेटर कर रहे हैं गवर्नमेंट एवरी टाइम। तो प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट का रिफॉर्म का डिसीजन होना, लैंडस्केप। रुपी भी हमारा जैसे 92.73 पैसा हो गया था अप्रैल 10 को, है नहीं, अप्रैल 2 को 93.10 पैसा था, जो कि 37 पैसा बेटर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आरबीआई ने एक एस्टिमेट किया है पॉलिसी के अंदर, जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी 8 अप्रैल को, कि एक तो उन्होंने रिपो रेट बढ़ाया नहीं, न घटाया, जी। पोज कर, स्टांस भी न्यूट्रल रखा। ग्रोथ भी पूरे साल की 6.9% है, जो कि मैं फाइनेंशियल 27 की कोई नेगेटिव नहीं है। पिछले साल पिछले एस्टीमेट में 7.3% थी, तो उससे 40 पैसा कम है, 40 बेसिस, तो ज्यादा ग्रोथ भी नहीं घटा रहे हैं। और ये एक एजम्पशन ले रहे हैं कि बिलियन, मतलब ये जो क्रूड के प्राइसेस है 85 बिलियन 85 यूएस डॉलर का पर बैरल का रेट मान के चल रहे हैं ऑन एन एवरेज। ऊपर में 100 बैरल रहे, नीचे में 70 रहे, पूरे साल का ऑन एन एवरेज 85 बैरल यूएस डॉलर के हिसाब से एस्टिमेट दिया है। तो हमारा 6.9% ग्रोथ रहेगी। और एक रुपी भी हमने 94 का एस्टिमेट देके चल रहे हैं, ओके, कि भी स्टेबलाइज, तो जो कि अभी हमारा कम है उससे, 94 से भी, है ना, 92 पॉइंट, मैंने अभी बताया आपको 92.73 पैसा, है ना। तो वो जबकि 94 पैसा एस्टिमेट किया है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी, और आरबीआई ने एश्योरेंस दिया है कि लिक्विडिटी सिस्टम में सही रहेगी, और अभी भी सही है। तो है ना, यील्ड रेट थोड़े से बेटर हैं, है ना, वर्ल्ड वाइड भी यील्ड रेट जो है सब जगह हाई है। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट जी। की, देखिए यूएस 10 साल का 4.34 पैसा है, इंडिया 10 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड 6.93 है ना। क्रूड अभी हमारा 95.63 पे चल रहा है, ब्रेंट क्रूड 94.45 पे चल रहा है। तो गोल्ड हमारा 1,52,690 पे है, थोड़ा बेटर हुआ है ये वॉर पोज होने के बाद। और सिल्वर हमारा 2,43,900 पे चल रहा है ना। डॉलर इंडेक्स 100.19 है। और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन है वो 24,020 के ऊपर है। तो हमारा निफ्टी, तो मतलब कहने का मतलब जो हमारा निफ्टी मिड कैप जो हमारा बढ़ा था पिछले वीक, वो 8% बढ़ा था। स्मॉल कैप हमारा 7.6% बढ़ा है। रियल्टी इंडेक्स 13% बढ़ा है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 11.7% बढ़ा है। ऑटो इंडेक्स 11.5% बढ़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 9% बढ़ा है। इंडिया डिफेंस इंडेक्स हमारा 9.2% बढ़ा है। एफआई ने फ्राइडे को
परचेज किया है नेट के अंदर 10 अप्रैल को जी 672 करोड़ का करोड़। उन्होंने नेट में प्लस किया है, जो कि हम्म। काफी टाइम बाद काफी टाइम कुछ बाद वो अपना बाइंग हाँ, करी, बिल्कुल। तो डोमेस्टिक सुभाष जी, इंस्टीट्यूशन में भी इसमें जैसे आपने बताया जितने भी इंडेक्सेस बताए जो बढ़े, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ा आई थिंक रियल्टी इंडेक्स बढ़ा 13% जैसा आपने बताया। तो क्या हाँ जी। आने वाले समय में जब ये वॉर वगैरह पूरी तरह से सीज हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो ये जो रियल्टी सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, क्या इसमें हम तेजी से थोड़ी सी बड़ी बूम देख सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए जो इंफ्रा कंपनीज हैं, एलएनटी जैसी, तो इनको जो इतना जो सब तबाही मची है, तो इनको क्या ऑर्डर्स मिलेंगे बनाने के लिए वहां पे? तो इससे क्या इनके शेयर्स में हम थोड़ा बहुत बड़ा इजाफा देख सकेंगे? देखिए, जिस कंपनी, जिस रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन कंपनी को इनके ऑर्डर मिलते हैं, जी। बहुत स्कोप है। क्योंकि हम्म। मान लो किसी बड़ी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो वो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट देगा, है जी। ना? तो सभी को, मैं छोटी बड़ी सभी कंपनियों को कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा। और हम्म। ईरान के अंदर भी पूरा मिडल ईस्ट है, सब जगह नुकसान हुआ है, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे है ना कतर हो। उसने तो मिलिट्री बेस पे सब पर अटैक किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, एयरपोर्ट पे भी। और ईरान में तो बहुत भयंकर काम होना है जी। नहीं? और लेबनान में भी काम होना है, बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ गई है। तो मतलब सब। ईरान में बताया जा रहा है कि 85,000 से भी ज्यादा बिल्डिंगें टूट गई हैं। हाँ जी, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, है नहीं, फैक्ट्रीज, सब जगह भयंकर कंस्ट्रक्शन होना है। और हम्म। इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर भी काम मिलेगा, सीमेंट, स्टील, सभी फैक्ट्रियों में, इनमें सब में तेजी आएगी। और इंडिया हम्म। को बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, तो यदि वार जब भी रुकता है। और तो कहने का मतलब, सारी इंडस्ट्री जब वार रुक जाएगा, पूरा इंडेक्स इंप्रूव होगा। मतलब हम्म। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये टाइम जो है, शॉर्ट टर्म का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इक्विटी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर लेने का, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो जी। उनको लेना चाहिए। लेना चाहिए। अब सुभाष जी, इसमें एक सवाल मेरा और उठता है कि जैसे आपने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इंडेक्स में बड़ा मूव हो सकता है। तो क्या हम जैसे मतलब ये बात हम कई बार पहले भी पिछले साल भी कर चुके कि भाई निफ्टी हम 27,000 भी बात कर रहे थे जाएगी, बट क्या अगर इस सारे सिनारियो में अगर बड़ा ऑर्डर्स मिलता है हमारी सरकार को, मतलब हमारी कंपनीज को, तो क्या ये हम या 31 दिसंबर 2026 तक क्या निफ्टी की कोई भी संभावना बनती कि भाई 30,000 चला जाए? आप ये जरूर कहेंगे संभावना तो कुछ भी बन सकती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं, लेकिन इतनी हाइपोथेटिकल इतनी क्वेश्चन हाई पूछ रहा हूँ। संभावना नहीं है। इतनी हाई ओके। संभावना भी नहीं है नहीं? ओके। कि 30,000 निफ्टी चला जाए, क्योंकि हम्म। निफ्टी अभी 24,000 के करीब है। तो जी। निफ्टी में 27,000 दिसंबर 2026 तक 27,000 जाने की संभावना है, या उससे ऊपर संभव। जाने की भी संभावना है। लेकिन ओके। इससे ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर जाना, पॉसिबिलिटीज बहुत नहीं कम है दिखाई दे रही, क्योंकि आई है थिंक ना? कितना 26,300 का इसने मतलब जो लाइफ टाइम हाई बनाया यही है शायद 26,300 कुछ देखो, था। अभी हाँ। भी है ना, एफपीआई की आप सेलिंग देखो, वीकली बेसिस पे 20,710 करोड़ की वीकली बेसिस के ऊपर नेट सेलिंग हुई है। और बिल्कुल ठीक डोमेस्टिक है। इंस्टीट्यूशंस एक वीक के अंदर 21,602 करोड़ का माल लिया है। और हम्म। यदि हम मंथली बेस पे देखें, तो अप्रैल के अंदर 38,972 करोड़ का एफपीआई ने माल सेल किया है, और हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 35,983 करोड़ का लिया है। और यदि हम्म। हम 1 जनवरी से देखें, तो हम्म। एफपीआई ने 2,12,203 करोड़ का माल बेचा है। और हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2,77,378 करोड़ का माल लिया है। हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार सपोर्ट कर रही है, एफपीआई लगातार बेच रही है। फ्राइडे को छोड़ दें, तो मैंने जैसे बताया कि फ्राइडे को उन्होंने परचेज किया था 672 करोड़ का। जी। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है। और यदि एफपीआई की, क्योंकि गवर्नमेंट भी लगातार, सेबी की भी वहाँ पे मीटिंग थी, तो वहाँ पर भी उसकी स्पीच थी, तो उसने भी कहा हम फोकस कर रहे हैं, अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करा जाए, है नहीं? हमारे रूल्स रेगुलेशंस सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रोंग है,
उन्होंने भी, सेबी चीफ ने भी बोला कि हमारा ग्रोइंग इन्वेस्टर बेस है, हम बहुत बढ़िया मार्केट है, करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी वार रुकने के बाद। और मेरे ख्याल 92-93 के बीच, जैसे आरबीआई 94 तक कह रहे हैं स्टेबलाइज होगी, तो मैं सोचता हूँ 92-93-94 के बीच स्टेबलाइज होनी चाहिए, और जो कि रीजनेबल है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और जी हाँ, मार्केट के लिए। बिल्कुल जी। अब सुभाष जी एक सवाल और, जैसे मैंने रियल्टी के ऊपर बात करी आपसे, तो रियल्टी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, क्या उन्हें बेनिफिट मिलेगा, नंबर वन? या दूसरा, जो घरेलू रियल्टी मार्केट है, इसका क्या सिनारियो दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट के हिसाब से? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जो फ्लैट्स हैं उनकी इन्वेंट्रीज ज्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से घरेलू डिमांड कम हो गई है, फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, टेम्परेरी कहीं किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन दूसरे सिटी में देखेंगे वहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये शॉर्ट टाइम मिसमैच हो जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड में। ओके लेकिन ओके। अभी रियल एस्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, रियल रियल एस्टेट एस्टेट में सेक्टर फिलहाल में कोई भी, दिक्कत नहीं है है। ना, क्योंकि कंसीडरिंग बाहर की भी डिमांड बहुत होगी, यहाँ की भी हम्म डिमांड है, तो ये हम्म। शॉर्ट टर्म मिसमैचेस तो होते रहेंगे, बाकी लॉन्ग टर्म राइट। में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब सुभाष जी, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले हफ्ते जो मैंने देखा कि भाई चाइना के आंकड़े बहुत अच्छे आए, कि भाई उन्होंने पिछले 5-6 महीने में बहुत ज्यादा गाड़ियां सेल करी हैं, एक्सपोर्ट करी हैं, लेकिन उनका जबकि घरेलू मार्केट जो है वो दबाव में है। तो उसके सिनारियो में हमारा भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, और उसमें देखिए, क्या हमारे स्कोप देख रहे हैं? हम डोमेस्टिक डिमांड हमारी बढ़िया है ना, जब से जीएसटी रिलीफ में आया है ऑटो सेक्टर के अंदर, लोअर प्राइस के अंदर, तो वो उसके अंदर डिमांड चल रही है। बाकी देखिए, हर वीक इन्फ्लेशन, ये मतलब इन्फ्लेशन की फिगरें इंपॉर्टेंट होती है, जो मार्केट की फिगरें इंपॉर्टेंट होती है, हमारी सीपीआई इन्फ्लेशन क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, उन्होंने पूरे शेड्यूल पूरे 5 साल में गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है आरबीआई को 4% इन्फ्लेशन प्लस माइनस 2%। हम्म यदि है तो आपके लिए कंफर्ट जोन है, नहीं तो हम्म। आप इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। चाहे यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, यदि इन्फ्लेशन कम है तो आप कटौती कर सकते हैं बताओ। रेपो रेट के अंदर। तो ये बिल्कुल। मैंडेट इनको मिल गया है। 6 मॉनेटरी पॉलिसी हमारी साल में होती है, हर 2 महीने के बाद एक आरबीआई रिव्यू करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या रहना चाहिए कंसीडरिंग इन्फ्लेशन, ग्रोथ और ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए। तो जी इसी को दिमाग में रखते हुए आरबीआई अपनी पॉलिसी को फ्रेम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी, जैसे हम बैंकिंग की हम बात कर ही रहे हैं, तो बैंकिंग में जो एचडीएफसी है, जो एक बहुत बढ़िया पावरफुल बैंक हुआ करता था, अच्छा शेयर उसका होता था, आजकल वो क्यों सदमे में है, क्यों खतरे में से दिखाई दे रहा है, और आगे उसका फ्यूचर क्या है? क्या वो मतलब एक शॉर्ट टर्म ये हर्डल है एचडीएफसी के लिए, इससे निकल जाएगा, या ये फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है? नहीं, ट्रैप वाली कोई बात नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात थी और उनके चेयरमैन ने भी रिजाइन किया था। ये छोटी-छोटी है नहीं, कोई मिस सेलिंग की भी बात आ रही थी कि भई, लेकिन ये है कि हर ऐसी सिचुएशन आने के बाद करेक्शंस होती हैं और चीज़ें दोबारा से चल जाती है। एचडीएफसी बैंक बहुत रेगुलेटेड और बहुत वेल डाइवर्सिफाइड और बहुत अच्छी वर्किंग का बैंक है। कुछ बीच में कभी कोई गड़बड़ हो गई तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, और बाकी वहाँ से शेयर जो 700 मतलब पौने 800 750 के बीच में आ गया था, अब वो मेरे ख्याल 800 के ऊपर आ चुका है। तो अभी डिमांड बेटर है और तेज भी हुआ था एचडीएफसी बैंक, और अभी इसके हम्म रिजल्ट्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, है ना, तो हम्म। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसमें हम एक तरह से भी मान सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी भी है। और ये एचडीएफसी बैंक, विप्रो के भी रिजल्ट आने वाले हैं, आईसीओ बैंक के भी है, तो जी ये
नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि बड़े कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, तो जी। उससे हमें डिसाइड होगा कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। हालांकि हम्म। उम्मीद यही है कि जनवरी फरवरी 2 महीने तो रहे हैं, तीसरा महीना कुछ अफेक्टेड हुआ है, कुछ इनपुट तेज हो गए थे, क्रूड के प्राइसेस तेज हो गए थे, तो उसके उससे जो अफेक्टेड इंडस्ट्री के रिजल्ट थोड़े से अफेक्ट होंगे। बाकी तो ओके। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती है। ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती, बिल्कुल। अब सुभाष जी, जो दर्शक हमारे जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट वीक की रेंज रहने वाली है वो क्या रेंज रहने वाली है आपके हिसाब से? देखिए निफ्टी 50 24,051 क्लोज हुआ था। जी। हमारा पिछला वीक बहुत अच्छा रहा है और वापस 24,000 को ऊपर आ गया था मार्केट। तो जी। ज्यादा ये नहीं लगता है कि अब हम ना मार्केट में लोअर जो बेस है वो 23,700 तक मैं देखता हूँ, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, हम्म। चांसेस बहुत कम है। ऊपर तेईस में हजार 24,800 तक जा सकता है मार्केट। बाकी 23,800 से 24,500 लेके पे 24,000। रेसिस्टेंस अच्छा है, हम्म। 24,500 पे रेसिस्टेंस अच्छा है, उसको क्रॉस करेगा तो 24,800 तक जा सकता है। ओके। ओके। और इसी और प्रकार बैंक में? निफ्टी बैंक है, 55,913 क्लोज हुआ था और यहाँ पर भी बेस ऊपर आ गया है और 55,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 55 से हम्म। और 57 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि 56,000 के ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, यदि उसको हम्म। तोड़ता है तो 57,000 तक जा सकता है। तो पचपन ओके। हजार से 57,000 मैं रेंज दे रहा हूँ और उसमें हम्म। 23,700 से 24,800 की रेंज है। ओके। बिल्कुल, मतलब ये आपने रेंज दे दी है कि भाई निफ्टी 23,700 से लेके 24,800 और बैंक निफ्टी 55,000 से लेके 57,000 तक ये रेंज रहेगी, इसी के बीच में रहना चाहिए। उसमें कंडीशन यही आपने लगाई है कि भाई अगर निफ्टी जो है 24,500 पे जो रेजिस्टेंस है वो अगर तोड़ जाता है तो फिर 24,800 की भी संभावना बनेगी, बिल्कुल। है ना। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में 56,500 पे रेजिस्टेंस है, अगर वो तोड़ता है तो 57,000 तो की सत्तावन संभावना हजार बनेगी। हाँ। बिल्कुल। अब सुभाष जी, एक और इसमें क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये तो जैसे मान लीजिए हमने लोवेस्ट 23,700 दे दी निफ्टी की, और बैंक निफ्टी भी 55,000 की आपने लोवेस्ट दे दिया। अब इसमें जो टॉक्स हो रही हैं, जो पीस टॉक चल रही है इस्लामाबाद में, इसमें ऐसा तो कोई सिनारियो नहीं लग रहा है कि ये पीस टॉक अब फेल होएगी, क्योंकि सभी लोग किसी ना किसी तरह से एक ऐसे सकारात्मक मुद्दे पे सकारात्मक उस पे पहुंचना चाहेंगे कि ये युद्ध पूरी तरह से थमे और दुनिया को शांति मिले। या देखो कोई आपको रविंदर एंगल जी, ऐसा दिखता है कि किसी वजह से आप कोई कोई क्यूज ऐसे भी हैं कि हाँ ये नहीं फेल भी हो सकती है? देखो फेल तो हो सकती जी। है नहीं, क्योंकि उसके 10 पॉइंट हैं ईरान के। मुझे जी। इतना कंपनसेशन चाहिए, मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का राइट चाहिए कि मैं पैसा ले टोल सकूं। टैक्स ले सकूं। जी। क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्री बॉर्डर्स हैं ये हम्म। वो यदि कोई भी आदमी उसको टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ये हम्म। एक एग्जांपल देते हैं, ये स्वेज सुएज कनाल कैनाल। का। हाँ, हम्म। तो उसमें क्या है कि वहां पे उसने पानी को अपने हिसाब से ऊपर नीचे शिप को करने के हाँ, हिसाब से वो तो मैन मैन वहां मेड है वो तो। इन्वेस्टमेंट की हुई है बहुत मोटी। हाँ, तो वो मैन मेड है। हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्री वाटर है, यहाँ पे हम्म। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसमें हम्म। अलाउ नहीं कर सकते। यदि हम्म। इसमें कर दिया तो फिर वो रेड सीज के अंदर भी बन जाएगा और हर कोई लगाना शुरू कर देगा जिस कंट्री से जी। समुद्र गुजरता है, जहां से जहाज गुजरते हैं। तो वो हम्म। अनएंडिंग प्रोसेस है। वो स्ट्रेट ऑफ हम्म। हॉर्मूज पे ये कवर है, अलाउ नहीं करना चाहिए अमेरिका को। तो हम्म। लेकिन उसकी डिमांड बनी रहेगी कि मुझे तो चाहिए, मेरी इतना लॉस हो गया, या तो अमेरिका में इसके अंदर कंपनसेट करे, नहीं तो हम्म। मैं मेरे को ये इस तरह का राइट दे। राइट। और बहुत सारी 10-12 डिमांडें हैं, है नहीं। देखो हम्म। उसका पैसा फ्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका फ्रीज जो पैसा अनफ्रीज करेगी। रोका हुआ था वो रिलीज कर देगा। हाँ। और छोटी मोटी डिमांड इंटरनेशनली, अब उसके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने वैसे भी डिस्टर्ब कर दिया और मिसाइल्स, लॉन्ग टर्म मिसाइल्स वगैरह फैक्ट्री सब उड़ा दी, से उनके सिस्टम सब खराब कर दिए, है नहीं। तो लॉजिस्टिक, तो उसमें भी बहुत साल लगेंगे। तो वहां पे कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई वो कोई पीसफुल पर्पस के लिए यदि कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं तो जी। अलाउ कर सकते हैं।
जब तक ये नहीं हो जाए। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट यही है कि ये वार नहीं बढ़े, और इजराइल भी ये चाहेगा कि भाई ये लेबनान गवर्नमेंट की एक बार पहले भी बात हुई थी कि लेबनान गवर्नमेंट ने उनको गारंटी दी थी कि ये इनके कोई भी हथियार है वो इस लेबनान स्टेट के हैं, इनके नहीं है। लेकिन बाद में वो उन्होंने फिर वही बना लिए हथियार। तो इसराइल की यही डिमांड है कि हिजबुल्ला जो है डिसआर्मामेंट कर दे, और कोई हथियार ना रखे और उसकी सेफ्टी बने। इसी इसी प्रकार यमन के अंदर भी वो हुती वगैरह जो हैं वो जी। हथियार ना बनाए। तो इनकी ये डिमांडें सब मान ली जाए। वहां पर सेपरेट टॉक चल रही है अमेरिका में, और यहाँ पे सेपरेट। तो ये सेपरेट। देखते हैं। लेकिन यही है कि सभी को नोबडी वांट्स वार, और सभी का प्रेशर है। अदर कंट्रीज का भी, रसिया, चाइना, सब चाहते हैं कि भाई वार खत्म हो ताकि शांति से काम हो। शांति से और काम हो और देश और सारे विश्व में शांति बने और धंधा आगे चले सबका। सुभाष जी, एक सवाल और मेरे मन में आया कि जो ईरानी रियाल है उसकी आज की तारीख में, मतलब जब मैंने कुछ दिन पहले देखा था तो 12-13 लाख ईरानी रियाल के बदले में $1 मिल रहा था। तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये मेरे मन में आ रहा है, मतलब कौतूहल है कि लोग वहां पे खरीदारी कैसे कर रहे होंगे। मतलब कोई, मतलब दूध अगर लेने जा रहे हैं या पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो किस, पेट्रोल तो छोड़ देता हूँ, दूध या पानी लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो पैसे वो कैसे वहां पे मतलब चुका रहे होंगे, कैसे भर के ले जा ये रहे होंगे? देखो, इस तरह की कंट्रीज में ना लोग डॉलर फ्रीक्वेंटली परचेज सेल होता है, और जी। वो रूबल, इसकी युआन के अंदर बहुत काम हो रहा है वहां पर। अच्छा। युआन की भी करेंसी बिल्कुल लोकल करेंसी की तरह चलती है, चाइना की करेंसी। ईरान में? हाँ, ईरान के अंदर, और ओके। ईरान की भी चल रही है। तो ये मिक्स एंड मैच है, हम्म। क्योंकि वहाँ डेप्रिशिएट काफी हो रही है ईरान की करेंसी। तो वहां पे हम्म। लोगों का विश्वास कम है कि हम्म। दबे ईरान की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम्म। युआन और डॉलर और ईरानियन करेंसी तीनों चल रही है। हम्म। नहीं, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दर्शकों, ये समय रात के 12:30 बज रहे हैं जब हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। सुभाष जी कहीं बाहर हैं। और सुभाष जी, एक बार मैं दर्शकों को रेंज आपने जो दी है वो भी फिर से बता देता हूँ। निफ्टी आपने कहा 23,000 से 700 लोवेस्ट रहेगा। अगर 24,500 का ऊपर रेजिस्टेंस अगर ये पार करता है तो 24,800 तक जाने की संभावना है। और 55,000 बैंक निफ्टी का लोवेस्ट है, और 56,500 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये भी अगर पार करता है 56,500 तो 57,000 तक जाने की संभावना है। दर्शकों, जब ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कोर पर्पस होता है, सोल मकसद होता है कि आप मार्केट को समझ सके कि मार्केट कैसे काम करता है। हम यहाँ पे जो भी रेंज बताते हैं या किसी शेयर की बात करते हैं तो हम किसी भी तरह की सलाह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खरीदने या बेचने की नहीं देते हैं। तो यदि भी आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, निवेश करना है, ट्रेड करनी, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। सुभाष जी, आपका जुड़ने का और इस कार्यक्रम को लगातार निरंतरता बनाए रखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद रविंदर जी। बाकी तो सभी को 14 तारीख को मार्केट क्लोज है, बंद है। जी। ध्यान रखें। बाकी जो इन्वेस्टर हैं, मैं अगेन उनको कहूँगा कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म हम्म। उनके लिए सेफ मार्केट है, और हम्म। उनको जब भी लो प्राइस मिलते हैं उनको लेना चाहिए। बाकी जिनको जानकार नहीं है वो ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, उनके थ्रू इन्वेस्ट करें, और बहकावे में किसी के नहीं आए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, उसमें ना जाए, फंडामेंटल शेयरों में इन्वेस्ट करें। अगेन लॉन्ग टर्म में अभी भी लार्ज कैप ज्यादा बेटर है, हम्म। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जब मार्केट अनसर्टेन होता है, वार जैसी सिचुएशन, तो उनके अंदर वो वोलेटिलिटी को नहीं सहन कर पा सकते। तो हम्म। ऐसे सरकमस्टांसेस में लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें। लार्ज कोशिश कैप यही में ही करें। रहें।
बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा आपने ये बात बहुत सही कही कि जो बड़े सारे आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते रहते हैं। वो मतलब उनका बेसिकली मैं समझता हूँ ये चार्म और ये कोर पर्पस ये रहता है कि भाई उनके व्यूअर्स कितने बढ़ जाएँ, किस तरह से आ जाएँ, किसको क्या लाभ हो और ना हो वो एक अलग बात है। और बड़े सारे इसमें सेबी ने एक्शन भी लिया। बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स जो सो कॉल्ड बहुत बड़े-बड़े थे, जो लोगों को पैसे का बड़ा वो लालच दिखाते थे, उनका खुद का जो पोर्टफोलियो रहा वो माइनस में रहा और दूसरों को वो सिखाते रहे कि हम आपको इसमें करोड़पति और अरबपति बना देंगे यदि आप हमसे सीख लेंगे तो। बिल्कुल। और रविंदर जी, सही चीज़ तो यही है, लालच नहीं करना चाहिए। हुँ, अपने प्रिंसिपल्स पे रहें, बोरोड फंड से काम नहीं करें, इन्वेस्टमेंट करना है तो सेविंग से करें और हुँ। लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो है वेरी गुड रिटर्न देती है। ये मैं हमने कई बार देखा है, जी। 40-50 साल की हिस्ट्री देखी है। हुँ, सेंसेक्स 1980 में 100 था, आज 84 जा रहा है, 840 टाइम्स इन 45-46 ईयर्स। तो उसमें कंपाउंडेड रिटर्न 16% के आसपास बैठती है ऑन एनुअल बेसिस कंपाउंडेड के ऊपर। जी, तो मतलब जी। यदि ये बहुत बड़ी रिटर्न है और इन कंपैरिजन टू अदर एसेट क्लासेस, तो बिल्कुल। ये अगेन। बिल्कुल, 16% की रिटर्न मतलब बहुत बड़ी है और भी कंसिस्टेंटली अगर आप देखें मतलब 80 से अगर हम बात करें तो हाँ, 16% की रिटर्न तो बहुत बड़ी रिटर्न निकल के आती है। जबकि बैंक मतलब मुझे ध्यान है 80s में या 85 के आसपास जब बैंक 13 साढ़े 13% की एफडी पे ब्याज दिया करते थे, तो वो देखिए आज कहाँ 7% रह गया है। लेकिन अगर उ उस इसकी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट का अगर आप जो निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो 16% की रिटर्न अभी भी बन के आ रही है। तो ये अपने आप में वास्तव में बड़ी चीज़ है। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। सभी ठीक है व्यूअर्स सुभाष का जी, भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो धन्यवाद। मुझे फॉलो करते हैं। और रविंदर जी, आपका भी कंटिन्यूअस वीकली मेरी भी बनी रहती है, हमारी दोनों की कोशिश होती है। धन्यवाद, हाँ, बिल्कुल और टाइम मतलब सेट ऐसे लग करके। ये मतलब जो कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो हाँ जी, हम दोनों लोग सँभाले रहते हैं कि भई कहीं इधर-उधर जाने ना पाए और गाड़ी से स्मूथ चलती रहे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, गुड नाइट। ओके जी, धन्यवाद।